नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। तो कल आपने जो वीडियो मैंने एक अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 21 तारीख से जो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो कैसे होंगे, किस तरह से आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है और आपको क्या क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अब रही बात रेगुलर क्लासेस की, हमारी जो हिंदी की जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली थी रीति मुक्त धारा की, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेगुलरिटी रहेगी, बीच में अगर एक आध दिन बंक आ जाए तो समझ लीजिएगा कोई अति आवश्यक कार्य होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो अब तक हमने रीति काल में चल रहे हैं और रीति मुक्त धारा तक पहुंचे हैं। शायद ये अंतिम, शायद नहीं बल्कि अंतिम धारा है। रीति सिद्ध हम कर चुके हैं, रीतिबद्ध हम सारे कर चुके हैं। आज रीति मुक्त धारा। तो देखिए आप, सबसे पहले हम जब रीति मुक्त की बात आती है, जो एक रीति, एक परिपाटी, एक परंपरा से हटकर काव्य रचना करते थे, तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम आता है उसका नाम है घनानंद। कुछ कहते हैं धनानंद, कुछ कहते हैं घनानंद, है ना। तो वो ये है, एक ही है। इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी। कब? 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लेकिन शुक्ल जो हैं वो इनका जन्म मानते हैं 1689, 1689 इनका जन्म मानते हैं, जबकि सर्वमान्य रूप से इनका जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में माना जाता है। अब बात आती है कि वे किसके आश्रय में रहते थे। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे, और इस मोहम्मद शाह रंगीले से इनका पंगा हुआ था सुजान को लेकर, है ना। ये जब सुजान नर्तकी से प्रेम करते थे और इस सुजान को देखने के चक्कर में मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ पीठ करके बैठ गए थे, जिसे राजा ने, सम्राट ने अपना अपमान समझा और उन्हें देश निकाला दे दिया, है ना। तो कथा पे न जाएं कि नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था वैसा। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी पद पर कार्यरत थे और बहुत ही सज्जन कह सकता हूं। लेकिन प्रेम कहते हैं ना, प्रेम प्रेम बड़ी बेकार चीज है। क्या गुरुजी बेकार कैसे हैं? आप तो हिंदी के हैं, प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ज्यादा मीठा होता है शुगर वहीं से होती है। तो ऐसा ही कुछ है। और एक अपन रस करेंगे जब, तो उसमें एक छंद है, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में कई बार सुनाता हूं कि प्रेम कैसे बुरी चीज है कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए। आशिकों की शक्ल, हास्य रस सुना रहा हूं। जैसे श्रृंगार है, वीर है, हास्य है, करुण है, वैसे हास्य रस का एक उदाहरण है कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल भी नाप में उनकी 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफी कलेजा नहीं, उनकी चांद भी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। हाँ, जूते पड़ने के चांसेस पूरे रहते हैं, और हमारे घनानंद के जूते पड़ गए थे, है ना। उनको दरबार से निकाल दिया गया था। तो ये मुंशी थे। जब इनके गुरु की बात आती है तो गुरु का नाम है वृंदावन देव। इनके गुरु का नाम था वृंदावन। जैसे हम पढ़ते हैं भारतेंदु के गुरु का नाम था लोकनाथ, है ना। एआरसी ने इनके बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें कही है। क्या कही है देखें, देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये साक्षात रस मूर्ति है। भाई जहां प्रेम होगा वहां रस यानी आनंद तो होगा ही होगा। वो चाहे वियोग हो और चाहे श्रृंगार हो। श्रृंगार रस में तो रस है, चाहे वियोग में है चाहे संयोग में। साक्षात रस मूर्ति थे घनानंद। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है एआरसी, आचार्य रामचंद्र। लाक्षणिक मूर्तिमता। क्या है? लाक्षणिक मूर्तिमता, बिल्कुल। ये पंक्ति भी कहते हैं एआरसी। प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। वियोग श्रृंगार इनके काव्य में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रेम की पीड़ा के कवि, बिल्कुल पीड़ा ही पीड़ा देखने को मिली, है ना। अपने अंत समय में जब अंत समय में जब सैनिकों द्वारा कहा जाता है जर जर जर, जर जर नहीं कहा जाता, जर जर जर, ज कंपन है ना, जर 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 अर्थात धन धन धन। तो ये मिट्टी उछाल कर कहते हैं रज रज रज, अर्थात मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो वो उनके कहते हैं ठाकुर ये हाथ हमें दे दे, और घनानंद के हाथ काट देते हैं और इनका अंत बड़ा दुखदाई होता है। ये प्रेम की पीड़ा के कवि थे। ये अंतर्वृत्तियों, बिल्कुल भावनाओं से लिखते थे। इनके काव्य में ऐसा लगता है जैसे वास्तव में, वो कहते हैं ना, जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, उनके उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती, जहां उतरते हैं ये परिंदे कविता अपने आप बन जाती। वैसे ही इनकी कविता है, अंदर से है ना। तो ये अंतर्वर्तियों के निरूपक कवि कहे जाते हैं।
इनको निम्बार्क संप्रदाय, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसे कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय के कवि कहे जाते हैं। एआरसी, एआरसी घनानंद के बारे में कहते हैं कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और की, मतलब प्रेम में इनका निशाना बड़ा शानदार था, अचूक था, चूकते नहीं थे। याद रखना, मैं शब्द लिंक करवा रहा हूं आपके माइंड में ताकि ये परिभाषा आ जाए तो आप भूलो नहीं। भाषा पे इनका अधिकार बड़ा अचूक था। अभी सर्दियां चल रही है, गांव में बच्चे जो हैं वो कंचे बहुत खेल रहे हैं, और वो कंचे खेलते हैं तो एकदम ऐसा ताक बांध के मारते हैं, वैसे ही ये प्रेम में बड़ा ताक बांध के अचूक निशाना लगाते थे। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी का नहीं है, बिल्कुल वैसा अधिकार और किसी का नहीं देखने को मिलता। बड़ी अच्छी बात है, आनंद लीजिए, आज की क्लास बड़ी शानदार क्लास है, और घनानंद है तो शानदार तो होनी ही है। एआरसी इनके बारे में कहते हैं कि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाद में फिर खराब हो जाएगा, है ना। हाँ जी, ले लिया, ओके। तो भाषा के लक्षण और व्यंजक, यानी लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है भाई, लक्षणा की बल की सीमा और व्यंजना की सीमा कहां तक है, इसकी समझ, इसकी पूरी पूरी समझ घनानंद को थी। इसकी पूरी समझ घनानंद को बिल्कुल थी। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक है, इसकी पूरी समझ इन्हें थी। ये बात भी कहते हैं एआरसी। उसके बाद दिनकर 2 बार घनानंद के बारे में कुछ बोलेगा, बड़ा अच्छा बोलेगा। अगर आपको याद न हो जाए हाथों हाथ दिनकर, जिंदगी में कभी आप भूलने की कोशिश करो तब भी नहीं भूल पाओगे। अगर इतना शानदार तरीका मैं आपको बता दूं तो आज कमेंट बॉक्स में बढ़िया सी बौछार आ जानी चाहिए दोस्तों। देखिए, दिनकर कहता है विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। अगर आपको पूंजी कमानी है तो दिन में कमानी पड़ेगी, अगर पूंजी कमानी है तो दिन में कमानी पड़ेगी। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। जैसे ही अब की बार आपसे पूछा जाए कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, ये परिभाषा किसकी है, तो आप कहोगे विरह तो घनानंद की पूंजी, पूंजी तो दिन में कमाई जाती है, इसका मतलब ये परिभाषा दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे देखिए, घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से रोकते हैं। अगर मकान मालिक को किराया देना है तो दिन में देना पड़ेगा, रात को मकान मालिक मना करता है, नहीं जाना है। अगर घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से रोते हैं। किराया देना है मकान मालिक को तो दिन में जाके देना, रात में डिस्टर्ब मत करना, मकान मालिक कमरा खाली करवा लेगा, पहले से बता रहा हूं। तो याद रखें, पूंजी कमानी है तो दिन में, और किराया देना है तो दिन में देना है। किराया भी कब देना है, दिन में देना है, तभी तो आनंद आएगा। याद रखें, बस दिनकर की 2 परिभाषाएं हैं। कभी भी कोई भी पूछ ले विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, पूंजी शब्द आते ही दिमाग में दिनकर आएगा, और जब भी किराया आएगा तो किराया भी दिनकर आएगा अपने आंसू से। आगे चलिए, हमारे एक आदरणीय बृजनाथ जी हैं, उन्होंने घनानंद के बारे में कहता, घनानंद की कविताओं के बारे में कहा है कि समुझे कविता घन आनंद की ही आंखिन नेह के पीर तकी। घनानंद की कविताओं को समझ लेने के लिए हृदय की आंखों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, घनानंद की कविता को पढ़ना है तो इन आंखों से नहीं, हृदय की आंखों से देखिए उस कविता को, उस पीड़ा को, है ना। बहुत ही अच्छी बात कही है बृजनाथ ने घनानंद, और वास्तव में ये पंक्ति घनानंद की कविताओं पे बिल्कुल खरी उतरती है। रचनाएं देखिए, सुजान सागर। आपको ऐसा लगेगा कि क्लास के अंत में कि काश ये क्लास थोड़ी और लंबी होती, बिल्कुल अच्छा लगेगा। इनकी रचनाएं देखिए, सुजान के प्रेम के सागर में डूब गए थे घनानंद। सुजान सागर, वो इतने डूब गए कि उनके नसीब में सिर्फ विरह ही विरह आया, लीला बिल्कुल नहीं आई, विरह। और विरह में वो सिर्फ कोको कोला पीते थे, कोक पीते थे, विरह में केवल और केवल कोक पीते थे। सुजान के प्रेम में डूब गए, विरह में डूब गए, कोक पीते थे, और कोक पीते पीते कांड करने लगे। अरे राम 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 राम, कोक पीते पीते वो कुछ कांड भी करने लग गए, कोक सार, कृपा कांड, और वो सारे कांड सुजान के हित में करते थे। सुजान के सागर में डूबे थे और सुजान के हित में कुछ कांड करने लग गए, और सुजान के हित में करने लगे। तब आगे चलकर सुजान का प्रेम उनको मिलता है, प्रीति पावस, प्रीति पावस। और जब सुजान के प्रेम मिलने की, प्रीति मिलने की उन्हें उम्मीद जगती है, तब वो उन्हें एक प्रेम पत्रिका लिखते हैं।
प्रेम पत्रिका में वो इश्क लता लिखते हैं, इश्क लता लिखते हैं, अंत में वापस उनको क्या मिलता है, वियोग। और इस बार उनकी वियोग की बेल जो है वो काफी लंबी हो जाती है, वियोग बेली। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपाकांड, सुजान हित, प्रीति पाउस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इश्क लता, क्योंकि इश्क नामा बोधा की है, वियोग वेली भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आनंद के साथ आलम। क्या पढ़ते हैं? आलम का जन्म 1683, 83, वो 73 है, ये 83 है, 10 साल बाद है। आलम 83 में है। इनको शेख रंगरेजिन से प्रेम हो गया था, है ना, उसके प्रति ये बहुत आसक्त थे। शेख रंगरेजिन, तो वो उनके कपड़ों को धोती थी और यूं करते करते कपड़े लाने जाते थे। इस चक्कर में इनकी भी क्या हो गई, इनको भी प्रेम हो गया। तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, प्रेम तो बढ़िया अच्छी बात है, हो गया। और इन्होंने बाद में जो है मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया और उससे शादी कर ली थी। इनकी एक ही रचना है आलम के लिए। खास बात क्या है इनके बारे में? रीति काल में रेखता भाषा का प्रयोग करने वाला एकमात्र कवि जो है वो आलम है ना, आलम है। रीति काल में रेखता भाषा का प्रयोग करने वाला एकमात्र कवि जो है वो है आलम। क्या है? आलम। एआरसी कहते हैं कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना घनानंद रसखान के साथ होनी चाहिए। किस दृष्टि में, कौन सी विशेषता है ऐसी जिससे उनको घनानंद और रसखान के साथ रखा जाए? तो वो है प्रेम की तन्मयता। वो कौन सी है? प्रेम की तन्मयता। बिल्कुल, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से घनानंद को आलम और रसखान के साथ घनानंद और रसखान के साथ रखा जाना चाहिए। ये बात कहते हैं एआरसी। तो दोस्तों, बढ़िया तरीके से उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस का फायदा मिल रहा होगा और बढ़िया तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल का टेस्ट जरूर देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वो ज्वाइन करें, हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, है ना। तो ये जो निःशुल्क क्लासेस हैं ये आपके हितार्थ चलाई गई है। ठंड बहुत ज़्यादा है मगर जुनून और पागलपन भी ज़्यादा है कि एक बार बढ़िया से सिलेक्शन देने हैं। निःशुल्क क्लासेस से ऑफलाइन इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हिंदी के जो होंगे उसमें मैं चाहता हूँ राजस्थान में मेरा नाम सबसे ज़्यादा गूंजे। आज मैं कई बार जब देखता हूँ ऐसे ग्रुप्स में जब चर्चा होती है कि फलाने शहर में या जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर, जो कोई भी XYZ शहर हो, कि इस शहर में या हिंदी की कोचिंग किससे करनी चाहिए, तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम वहाँ कमेंट बॉक्स में आता है कि अगर हिंदी करनी है तो यहाँ जाओ, ये सर हैं, और इस शहर में करना चाहते हो तो ये सर हैं, उस शहर में करना चाहते हो तो ये सर हैं। तब मैं कई बार देखता हूँ कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ। एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन अधिकांश यही कहेंगे हिंदी की कोचिंग करनी है तो किसके पास जाना चाहिए वो बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। और मैं इसीलिए आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, प्रयासरत हूं। तो आप भी पढ़ें, बढ़िया तरीके से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं चैनल को। ठीक है दोस्तों, कल से टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है, भूलना मत। ठाकुर, एक था ठाकुर, 2 छक्के लगाता था। उधर वो था चौके लगाने वाला दादू, इधर था ठाकुर। ठाकुर ओरछा जन्म निवास है। ठाकुर ने शतक लगा दिया, छक्के लगा लगा के शतक लगा दिया, बताओ, और एकदम ठस्से के साथ, ठसक। एआरसी ने कहा है कि लोकोक्तियों जैसा मधुर प्रयोग ठाकुर ने, यानी ये लोकोक्ति के मतलब प्रशंसक थे, लोकोक्तियों जैसा मधुर प्रयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। सबसे ज्यादा रीतिकाल में लोकोक्तियों में ठाकुर का नाम प्रसिद्ध होता है। उसके बाद बोधा आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये थोड़ा रोशनी पड़ रही होगी आपके। बोधा का मूल नाम था बुद्धिसेन। ये बोधा था मगर इसमें बुद्धि बहुत थी और इस बात का सबूत है सुभान। इन्होंने राजा के दरबार में एक बार राजा इनसे खुश हो जाता है और राजा कहता है कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हो। राजा तो खुश होते थे तो देने के लिए आतुर हो जाते थे कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। उन्होंने कहा सुभान, उन्होंने कहा अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इस चक्कर में इनको सुभान मिल जाती है। ये बड़ा बुद्धिमान आदमी था सुभान अल्लाह वाला,
है ना। हमारा घनानंद तो बड़ा भोला था, पीट करके बैठ गया, राजा ने निकाल दिया। वही कह देता सुभान सुजान, ऐसा कुछ बोल देता, तो वो कह देता जान, वो कह देता सुजान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और प्रेम प्रेम के पीड़क के कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो सुभान नाम की जो स्त्री थी उससे ये प्रेम करते थे। और विरह में, अब देखो, इनको प्रेम नहीं मिला तो भी विरह, ये देखिए वियोग विरह, इनको प्रेम मिल गया तो विरह। तो शादी के लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए, वैसे ही प्रेम है, जो कर चुके वो भी पछता रहे हैं, जो न कर चुके वो भी पछता रहे हैं। तो कुल मिला के ये विरह के वारिस थे, बिल्कुल ये वारिस थे। वारिस क्या होता है? संपत्ति का वारिस होता है, दादा के पिताजी, पिताजी की संपत्ति के वारिस हम हैं। वैसे ये घनानंद का वारिस था। इसका मतलब घनानंद दादाजी ने जो प्रेम किया था उसके वारिस कौन थे? उसके वारिस थे बोधा। उन्होंने इश्क लता थी, तो इन्होंने इश्क का मतलब घनानंद ने एक बार कहा था कि तू इश्क में नाम काट लियो, है ना। तो बोला नाम काट लियो इश्क में, ले जा भेर कर ले। मैं भी घणो ही करियो इश्क लता, लेकिन लता तो खिली को नहीं, ऊपर वियोग री बेल खिल गई, है ना। इश्क में लता तो खिली को नहीं, वियोग में बेल खिल गई, वियोग वेली। तो तू नाम काट लियो इश्क में। इश्क नामा ये रचना भी किसकी है? बोधा की है। इश्क नामा बोधा की रचना है। इश्क में नाम काट लियो, हाँ काट लियो दादा। इश्क नामा, इनकी पंक्ति है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे दावना है। और नाम काटने के बाद कहा कि आज के बाद मैं प्रेम करूं ही नहीं, ये प्रेम तो तलवार की धार पे चालन जड़ो है। उन्होंने कहा आज के बाद मैं प्रेम करूंगा ही नहीं। ये पंक्तियां किसकी है? ये प्रसिद्ध पंक्ति है बोधा की। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है बोधा की। बिल्कुल याद रखें बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो द्विज देव, उसके बाद आते हैं द्विज देव जो अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। ये सारे कवि जो अन्य कवि, मतलब एक छोटी सी क्लास और रहती है हमारी, बल्कि रहती क्या है, बल्कि कंप्लीट आप देखिए। एक रीति मुक्त कवि धारा के एक कवि और हैं रीति मुक्त, द्विज देव, जिसे अंतिम श्रृंगारी कवि कहा जाता है। अंतिम श्रृंगारी कवि कहा जाता है। इनकी रचना तीनों श्रृंगार पर हैं। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी, ये तीन रचनाएं और है। इनके एक लोकोक्तियों में प्रसिद्ध है, कोई लक्षणा सप्तशती में प्रसिद्ध है। तो ये बड़ी आनंद के साथ क्लासें पढ़नी चाहिए। ये रीति मुक्त धारा इतनी होती है, प्रश्न आता है तो यहीं से आ जाता है घूम फिर के। जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 8 परिभाषाएं बता दी, तो यहां से प्रश्न निकल जाता है। आनंद के साथ पढ़ा करें, आनंद आएगा, है ना, रस के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे चैनल को। और हिंदी का एक बहुत बड़ा परिवार, छोटा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार बनाना है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट्स को हिंदी के लिए मतलब चाहे वैकेंसी हो नहीं तब भी उसका मन करे कि चलो 10 मिनट तो हम सर से हिंदी पढ़ के आते हैं। इतना बड़ा परिवार बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास छोटी भले ही हो लेकिन सार गर्भित होनी चाहिए। डाटा कम खर्च होगा, फायदा ज्यादा होगा। तो कल का टेस्ट है, आप जरूर दीजिएगा और रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी। कभी कभार आपको क्लास में बंक मिलेगा, बाकी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।